किसी महिला के अगर घर में कोई बच्चा है तो वो 9 महीने लेगा तो वो लेगा, वो प्रकृति का विधान है। इसके साथ ज़्यादा साइंटिफिक विज्ञान करके अगर उस बच्चे को आप 4 महीने में किसी टेस्ट ट्यूब में तैयार करके और फिर उसको माँ को पकड़ा देते हैं तो शायद उसमें वो मातृत्व प्रेम विकसित नहीं हो पाएगा। बहुत ही कठिनाई आपको हो रही है, वहां पर आप लें लेकिन पूरी तरह से प्रकृति को हटा करके और विज्ञान को थोप देना हम मानवों के ऊपर ये कतई गलत है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है जीतू भैया के द्वारा दिया गया है और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और वीडियो लंबा होने की वजह से 2 पार्ट में बनाया गया है और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। जिस प्रकार से सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका स्वागत करना चाहूँगा, जो कि आप हमारा राज्य है बिहार राज्य से आप लंबा सफ़र तय करके और अनंत युवा साथी हैं, अनंत भाई, छोटे भाई की तरह हैं और समय यदा कदा जब इनको मिलता है अपने व्यस्त जीवन में से ये यहाँ पर आते हैं और इनके साथ पूरा लाड प्रेम करके। अब आप ये देखें, आपके सामने से गुजरेगा, इसे पता है कि अब मेरा खाने का समय हो चुका है, तो जहाँ पर इसके खाने की जो व्यवस्था है ये वहीं जाएगा, वहाँ जाएगा, वो रख दिया इसका चाटा बाटा लाल बच्चिया के पीछे। तो ये आप अनुशासन में रखेंगे। जिस प्रकार से युवा बच्चों को फौज में एनडीए जैसी संस्थाओं में भर्ती करके और 3-4 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग करने के बाद उनके अंदर अनुशासन उनके ब्लड में ला दिया जाता है, उस प्रकार से बार बार जब आप उसको प्रशिक्षण देंगे अपने गोपालन में उन गौओं को, तो उनका जो है अनुशासन वो अपने आप विकसित हो जाता है। यानी कि ब्रीडिंग के लिए सर एक अच्छे नस्ल का बुल होना बहुत ही जरूरी है। ये तो है ही है, इंटीग्रल पार्ट है ही है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि प्रकृति पर्यावरण ने गाय को गर्भित करने की जिम्मेवारी किसको दी है, इंसान को या सांड को? जी सर, सांड को दी है। गाय को गर्भित करेगा सांड। हम अननेसेसरी उसके अंदर इंटरफेयर करें, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आपके पास प्राकृतिक और शुद्ध सांड की व्यवस्था नहीं है तो आप सीमन व्यवस्था को प्रयोग करें, लेकिन साथ ही साथ एक और प्रयास आपका होना चाहिए कि सांड अगर आप वहां पर स्थापित कर पाए तो आपका जो प्रयास है वो 21 रहेगा, ना कि 19। तो यही एक प्रयास है। और एक हरियाणा नस्ल की गाय की पहचान क्या होती है सर? कि कई बार गए लेकिन हमको जितना वास्तविक जानकारी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाया। तो आप बिहार से संबंध है आपका, क्योंकि ये जो भाई हैं ये अनंत कुमार यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो आपके वहाँ पर गंगा के जो किनारे तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पर गंगा तेरी नस्ल विकसित हुई है, बिल्कुल हूबहू हरियाणा की डिट्टो कॉपी है। बस आपको पीठ के ऊपर से और शरीर के ऊपर ललवासा और भूरा रंग देखने को मिलता है उसके, अन्यथा ये जो गऊ है बिल्कुल इस जैसी ही गऊ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। और अगर आप दिलो जान से प्रयास करेंगे गंगा तेरी नस्ल पर भी, तो मेरा 100% ये अनुमान है कि वहाँ पर भी 18 से लेकर के 20 किलो की कोई गंगा तेरी नस्ल की गऊ निकल करके सामने आ सकती है। तो एक जो हमारी कंसेप्ट है, ये देखें आप, सींगों की बनावट आप उस गऊ की देखें और इस गऊ की देखें, बैल की देखें और प्रताप की देखें, तो आप खुद बताएं हरियाणा नस्ल का जो है, जो इस चीज को जितना आप फील्ड में जाएंगे, घूमेंगे, अनुभव करेंगे, उतना इस नस्ल के बारे में ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। आप सींग देखें इसके प्रताप के, आप सींग देखें 100 नंबर की गऊ के, आप सींग देखें बूढ़ी माई भारती के, और वो जो बैल और जो शक्ति गए, ठीक है, इसमें हमें सींगों की बनावट जो देखने को मिलेगी वो इस तरह की मीणी भी देखने को मिल सकती है, ऊपर की तरफ भी, साइडवेज जमीन के बिल्कुल पैरेलल भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप एक चीज देखें, जितना सींग जड़ में से निकला है, जड़ में से उतनी ही मोटाई आगे तक है, वही चीज इसमें है। जितना सींग नीचे से निकला है वही मोटाई ऊपर तक है, जबकि थार पारकर में मोटा और मजबूत सींग बाहर की तरफ निकलता हुआ। हालांकि क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, मोटा और मजबूत सींग की बजाय कई बार थार में भी थोड़ा हल्का पतला सींग देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा
होल आपको बीच में देखने को जी मिलेगा, जिस प्रकार से कोई टीका लगाया हुआ है, ये देखिए जी सुशोभित एक जिस प्रकार से मुकुट के बीचों बीच टीका होता है उसी प्रकार लंबा चेहरा आप देखें, ये देखिए लंबा चेहरा, जी यहाँ से लेकर के फेस आप देखें लंबाई में आपको देखने को मिलेगा। इस गऊ का दिखाएं आप, ये देखें चेहरा देखें आप, लंबा लंबा फेस, जी लॉन्ग फेस। तो उसी तरह से एक ब्रिस्केट होगा बिल्कुल अच्छा सुंदर, जिसको ये हम्प देखने को मिलता है। अब इस हम्प में भी अनेकों मुद्दे हैं कि भारी भरकम हम्प हो, कम हम्प हो, जी कट जी वाला हम्प हो, कट वाला भी हमें देखने को मिलता है। देखिए लर्निंग जो प्रोसेस है, सीखने का जो प्रक्रिया है वो ताउम्र चलती है। ये नहीं जी कह सकते कि आज मैं सीख करके संपूर्ण हो चुका हूँ, लेकिन जो मैंने देखा, आप शक्ति का हम्प देखें, जी आप बैल बाबा का हम्प देखें, आप बूढ़ी माई का हम्प देखें, आप इनका हम्प देखें, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है। जी लेकिन जो उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर हापुड़ वाली जो गौएं हैं उस जी तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हम हमें छोटा देखने को मिलता है, जी लेकिन शुद्धता मैं उसको भी अच्छी कहूँगा। लेकिन जितना इधर रोहतक जींद झज्जर वाली जो गौएं हैं जी हरियाणा नस्ल की, उसमें हम थोड़ा भारी देखने को मिलता है। और जो चूरू राजस्थान सीकर अलवर यहाँ की है उसमें मिला जुला असर भी देखने को मिलता है। भारी भी हम हो सकता है, कटवाला भी हो सकता है और कई बार सीमित भी हो सकता है। अब ये लुआस यूनिवर्सिटी की एचएलडीबी की शुद्ध हरियाणा नस्ल की गोधन है, जिसकी बेटी का पूरे 2 साल पहले पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में और हरी भूमि जैसे अखबारों में हर जगह हरियाणा नस्ल का जो बखान था जी वो किया गया था कि 20 किलो 600 ग्राम इसकी बेटी ने दूध निकाला, तो ये शुद्ध नस्ल में आ जाती है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि अनेक जो ब्रीडर हैं या अनेक जो अच्छे गोपालक हैं वो उसको उस तरीके से देखते हैं। अब राजा जो है, राजा की जो बनावट है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसके जो सींगों की बनावट है और शक्ति की जो है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें वेरिएशन मिलेगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। 10 20 30 50 किलोमीटर आज गौएं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दाएं बाएं जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन अगर 80-90% भी शुद्धता अगर उस नस्ल में है तो आप उसको उस नस्ल में उत्तीर्ण कर सकते हैं। जैसे कि थार में अगर थार के कैरेक्टर्स हैं तो ज़्यादातर थार है तो थार आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, जी हरियाणा है तो हरियाणा कंसीडर करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो आप इसका पूरा जो पुट्ठे की बनावट है, गोलाई है, जो पीछे जो रियर लेग्स हैं उसकी मजबूती है और हम्प है, ये आप पूरा एक आइडियल मैं इसे कहूँगा हरियाणा ब्रीड में इस बुल को रखता हूँ। तो इसमें एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, ये आप इस बच्चा को देखें, नाभि आपको नहीं के बराबर देखने को मिलेगी। जी ठीक है, उठें, बूढ़ी माई की तरफ आए, नीचे बैठ जाएं। आपको हल्की सी नाभि देखने को मिल रही है, जी नाभि जो कि अडर तक गई है। आप फिर उठें, आप 100 नंबर की गौ माता को दिखाएं। बस 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 इसमें इसमें भी फिर नाभि नहीं है। हाँ कम देखने को मिलती है, तो थोड़ी बहुत नाभि जी के लिए उसको थार पार कर इस तरह से चिल्लाना कहीं न कहीं अनुचित है। 2 अंगुल 3 अंगुल इतनी जो है नाभियाँ कई बार हरियाणा नस्ल की गोधन में, शुद्ध गोधन में भी देखने को मिल सकती हैं। अब आए, मैं आपको वो जो बछड़ी है, बूढ़ी माई की बेटी शक्ति की बहन जी तख्ती, जीरो नाभि का कंसेप्ट इस तरह से गौओं को जो है वो वर्गीकृत करना कि ये शुद्ध हरियाणा है, ये शुद्ध हरियाणा नहीं है, वो कहीं न कहीं अनुचित है। आप और कैरेक्टर्स देखें, चेहरे की बनावट, सींग की बनावट, जो छोटा है पतला सींग और जो जड़ में है वही मोटा है। अब इसकी हल्की सी नाभि आपको जी नाम मात्र की बिल्कुल 1 उंगल के आसपास की देखने को मिल रही होगी, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पैरामीटर नहीं है। लेकिन अगर आप थार को ही देखना चाहते हैं तो उस बछिया को देखें, उसकी बनावट ही अलग होगी। ये देखिए, ये जो बच्चे आप इसकी नाभि देखें जी आप, नाभि को बड़ा है। हाँ, तो जो थार आएगी उसका करेक्टर्स अलग ही दबी हुई हाइट में थोड़ी चलेगी और आपको लगेगा कि छोटी गोडी, पसरा हुआ माथा, ठीक है, मोटा और मजबूत सींग बाहर की तरफ, फेस की बनावट थोड़ा हाँ भारीपन लिए हुए और
चाल में ही आपको पता चल जाएगा क्रियात्मक ऊर्जा इसकी थोड़ी कम जी। आपको लगेगी, दौड़ने की, भागने की, उछलने की। और ये जो गऊ हैं या ये जो गऊ हैं जी ये भागेंगी, दौड़ेंगी। ये देखें टिपिकल जो लंबी टांगें, ठीक है, बैत जैसा शरीर, जी और सींग जो है जितना मोटाई जड़ में है उतनी ही ऊपर है, चेहरा जो है वो लंबाई लंबा। लिए हुए, ठीक है। तो इस तरह के आपको कैरेक्टर्स हरियाणा नस्ल में देखने को मिलते हैं जी। और तो बताएं, और जो सवाल हैं मन आपके चित्त पर जो आ और रहे जो हैं। लोगों ये एक और के शक्ति की बछड़ी आप देखें, कितने महीने की हुई सर? ये शक्ति की बछड़ी तकरीबन वही हमारी जितनी भी गौएं हैं उनको इस हिसाब से मैनेज किया जाता जी है जी कि वो फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक में काविंग करें। जी तो अभी जो मई का जो महीना है, जी मई और जून का फर्स्ट वीक, जी इसमें जितनी भी गौएं गाभिन होंगी वो तकरीबन फरवरी मार्च में भी आएंगी। तो फरवरी मार्च की हमारे पास जितने भी काफ आए हुए हैं जी ये जी सब फरवरी फरवरी मार्च मार्च की जी है। जी जी। अब ये शक्ति की बेटी है, वो एक मैंने दिखाया वो शक्ति का था। ये दोनों राजा की बेटी हैं, ये राजा की बेटी है। इस बार श्यामा 1 से जो हमें प्राप्त, श्यामा 2 से इसके पीछे है इसकी माँ। जी जी और ये देखें काली जो गऊ थी, बस चंद्रिका बस बस, ये देखो ये जो काली गऊ है जी इसकी बेटी, ये देखें ये आप, है ये है। तो पिताजी पर गई हुई है। बिल्कुल, बाप आप किस तरह का सान प्रयोग करते हैं जी वो जी महत्वपूर्ण है। अब आप देखें ये जो काली बछिया है, ये जी काली बछिया और ये जो बछिया है, दोनों बहन है, दोनों बहन दोनों है, बहन है। दोनों बहन है, लेकिन माँ एक ही है, लेकिन बाप एक बार तो ऐसा जी और एक बार ऐसा ऐसा। तो वो बाप अपने ऊपर बच्चे को लेकर के जाता है। तो ये सारी चीजें अगर बहुत ज़्यादा विज्ञान के ऊपर भी आश्रित न रहें, प्रकृति एक अहम भूमिका निभाती है। जी तो प्राकृतिक जो भी तरीके हैं, जिस प्रकार से एक फसल आप देखें, आज हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम उसको 15 दिन में पका करके तैयार कर दें। जी वो 4 महीने लेगी तो लेगी, लेगी क्योंकि ही। वो प्रकृति का विधान है। जी जी किसी महिला के अगर घर में कोई बच्चा है तो वो 9 महीने लेगा तो वो लेगा, वो प्रकृति का विधान है। इसके साथ ज़्यादा साइंटिफिक विज्ञान करके अगर उस बच्चे को आप 4 महीने में किसी टेस्ट ट्यूब में तैयार करके और फिर उसको माँ को पकड़ा देते हैं तो जी शायद उसमें वो मातृत्व प्रेम विकसित नहीं हो विकसित पाएगा। नहीं हो आप पाएगा। इस चीज़ को समझें। तो बहुत ज़्यादा विज्ञान न करें, विज्ञान का सहारा जहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही कठिनाई आपको हो रही है वहाँ पर आप जी लें, लेकिन पूरी तरह से प्रकृति को हटा करके और विज्ञान को थोप देना हम मानवों के ऊपर ये कतई गलत है।